हुए आपको जो चीज़ें ध्यान में रखनी है वो मैं आपको अभी ये स्क्रीन भी शेयर कर रहा हूँ, इस पर बता रहा हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने फ़्लाइट अच्छे से बुक कर दी क्लाइंट की और अच्छे प्राइस पे बुक कर दी, अच्छी रूटिंग पे बुक कर दी, रूटिंग मतलब फ़्लाइट कहाँ कहाँ से होके जा रही है, तो उसका कोई स्टॉपेज है, डायरेक्ट है, कैसे जा रही है, अगर आपने वो अच्छे से ध्यान दे के बुक किया तो क्लाइंट को कंफर्ट भी मिलेगा और प्राइस भी आपका कम होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप फ़्लाइट बुक कर रहे हो, जैसे ये देख रहे हो यहाँ पे न्यू दिल्ली है, ये हम इंडिया में बैठे हैं और आपको फ़्लाइट बुक करनी है फॉर एग्ज़ाम्पल इटली की, ये पॉइंट है इटली का। तो दिल्ली से इटली जाने के लिए आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हो सकती हैं। सबसे पहली ऑप्शन ये है कि कोई भी एयरलाइन दिल्ली से चलेगी और इटली पहुंचेगी, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट फ्लाइट, मतलब वो रास्ते में कहीं नहीं रुक रही है। दूसरा, दिल्ली और इटली के बीच में बहुत सारे कंट्रीज़ आप देख रहे हो आ रहे हैं। इनके बीच में फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, तुर्कमेनिस्तान, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया, ग्रीस, रोमानिया, तो इस दोनों के बीच में ये सारी कंट्रीज़ हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी फ़्लाइट इटली जाती है, कौन सी एयरलाइन इटली जाती है? तो ये जान तो आपको बाय हार्ट याद हो, अच्छा जी ये फ़्लाइट मुझे पता है, ये वाली 4 एयरलाइन इटली जाती है। लेकिन अगर आपको याद नहीं है और आप चाहते हो कि अच्छी रूटिंग बने, सस्ती बने, तो आप कोशिश करो कि जो कंट्रीज़ इसके बीच में हैं उन कंट्रीज़ की एयरलाइन आप चूज़ करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, या तो मैं इंडिया से इटली जा रहा हूँ तो मैं एयर इंडिया चूज़ करूँगा, डायरेक्ट फ़्लाइट यहाँ तक, या फिर इटली की एयरलाइन चूज़ करूँगा एलिटालिया, वो भी डायरेक्ट जाएगी। ये दो तो आपस में डायरेक्ट हो सकती हैं। बीच में जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये एयरलाइन इनकी तुर्कमेनिस्तान एयरवेज़, उज़्बेकिस्तान एयरवेज़, ये दिल्ली से चलते हुए तुर्कमेनिस्तान जाएगी और फिर इटली जाएगी, या उज़्बेकिस्तान जाएगी फिर इटली जाएगी। अब इससे बेनिफिट क्या है कि अगर आप यहाँ की एयरलाइन को चूज़ करते हो तो कई बार वो आपको कम प्राइस भी देते हैं या फिर आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल जाते हैं। इन फॉर एग्ज़ाम्पल बैगेज ज़्यादा मिल गया आपको, या मील बढ़िया मिल गया, या मील कई बार इंक्लूड होता है, कई फ़्लाइट्स में नहीं। तो जो वाया फ़्लाइट्स हैं वो अपनी कंट्री को प्रमोट करने के लिए 1-2 घंटे अपने बेस पे फ़्लाइट रुकती है, दिल्ली से चली, यहाँ रुकी और आगे इटली चलेगी। ये आप कर सकते हो। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑस्ट्रिया, एयर ऑस्ट्रेलिया जा सकती है दिल्ली से ऑस्ट्रिया, फिर वहाँ से इटली। तो फ्लाइट में इसको हम बोलते हैं रूटिंग। अगर मैं इसको थोड़ा और डिफाइन करूँ या थोड़ा और तरीके से समझाऊँ तो आप देखोगे कि इंडिया से अगर हम यूएस से जा रहे हैं तो इंडिया से हम यूएस से जा रहे हैं, यहाँ पे न्यूयॉर्क है, जहाँ पे ये कर्सर है यहाँ पे न्यूयॉर्क है, तो दिल्ली यहाँ पे है, दिल्ली से न्यूयॉर्क के लिए फ़्लाइट आप ले सकते हो डायरेक्ट या वाया इनमें से कोई भी कंट्री, ये जितनी दिख रही हैं। यहाँ पे कैलिफोर्निया है और लास वेगास है, लॉस एंजलिस है, तो इन जगह पे जाने के लिए आपको फ़्लाइट यहाँ दिल्ली से यहाँ तक जानी पड़ेगी। लेकिन मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ कि न्यूयॉर्क तक तो फ़्लाइट जो है वो ठीक है डिस्टेंस, लेकिन जब आप लास वेगास की बात करते हो इस तरफ तो यहाँ तक फ़्लाइट जाने के लिए आप फ़्लाइट वाया पैसिफिक भी ले सकते हो, मीन्स इंडिया से यहाँ, तो ये डिस्टेंस कम पड़ेगा। तो फिर इसमें बेनिफिट क्या हो जाता है कि ये वाली जो सारी कंट्रीज़ हैं इनके एयरक्राफ्ट यहाँ चलते हैं, ये वाया यहाँ से फ़्लाइट जा सकती है आपकी। तो आप यूएस, क्योंकि सबसे दूर है इंडिया से, तो दो तरीके से आप यूएस या कनाडा या मैक्सिको जा सकते हो और वाया फ़्लाइट ले सकते हो। डायरेक्ट तो मैंने आपको बता दिया। अब फ़्लाइट में बुकिंग करते हुए आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है? मेजरली प्राइस को देखते हुए इकॉनमी क्लास, फिर उसके बाद आ जाता है हायर इकॉनमी, इसके बाद ऊपर की क्लासेस बिजनेस क्लास या फर्स्ट क्लास आप बुक करते हो।
आपको फ़्लाइट को बुक करते हुए और कौन सी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है? इसमें दो तीन चीज़ें मेजर हैं। पहला, आपको बैगेज कितना मिल रहा है। आपका जो भी क्लाइंट जा रहा है तो उसके पास कुछ सामान होगा, तो आपको हैंड कैरी मिल रहा है या आपको फुल बैगेज, फुल चेक इन बैगेज मिल रहा है। तो आपको ये चीज़ अपने क्लाइंट से समझनी है, उसको कितना बैगेज चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली उसको प्राइस देना है। देन आपको ये देखना है कि क्लाइंट को मील चाहिए या नहीं। कई बार मील पेड होता है, कई बार इंक्लूड होता है। मील में भी उसको कौन सा मील चाहिए, उसको वेजिटेरियन चाहिए, नॉन वेज चाहिए। तो आप जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से आप उसको बुक करोगे या सर्च करके उसका प्राइस दोगे। तो ये क्लाइंट को आप ऑप्शन में भी दे सकते हो कि सर फ्लाइट की कॉस्ट इतनी है, बैगेज इसमें इतना लगेगा, मील की कॉस्ट इतनी है। तो इससे क्लाइंट चूज़ कर सकता है कि उसको क्या चाहिए। देन बुकिंग करते हुए आपको कुछ चीज़ें कई बार ध्यान में रखनी पड़ती हैं कि जैसे कुछ एयरलाइन आपको विंडो सीट के भी चार्ज करती हैं या आयल सीट का चार्ज करती हैं। तो आपको क्लाइंट से ये चीज़ क्लियर रखनी है कि इसमें अगर आप वो सीट अपनी मर्जी की चाहते हैं तो उनको पैसा देना पड़ सकता है। फ़्लाइट बुकिंग करते हुए हमने ये कुछ मेजर चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। और अगर आप सिर्फ फ़्लाइट सेल कर रहे हो और क्लाइंट आपसे ना होटल ले रहा है, ना आपसे वीज़ा करवा रहा है, कुछ भी नहीं करवा रहा है, सिर्फ फ़्लाइट परचेज़ कर रहा है, तो आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि जो क्लाइंट आपसे परचेज़ कर रहा है उसके पास क्या वैलिड वीज़ा है वहाँ तक जाने के लिए, क्योंकि बिना वीज़ा के वो जा नहीं सकता और आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसका वीज़ा चेक करो। दूसरा, आपको ये चेक करना है कि फ़्लाइट में कई बार क्लाइंट ये भी आपसे पूछता है या आपको बताता है कि मुझे जी सुबह की फ़्लाइट चाहिए, शाम की फ़्लाइट चाहिए। तो आपको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को देखते हुए फ़्लाइट बुक करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बंदा इंडिया से सिंगापुर घूमने जा रहा है तो 4 दिन के लिए जा रहा है, आपने उसको फ़्लाइट दे दी रात की फ़्लाइट, मतलब जो रात में चली फ़्लाइट और रात में पहुंच गई सिंगापुर, तो उसको उस रात का होटल लेना पड़ेगा। होटल लेना पड़ेगा मीन्स उसका एक अच्छा मेजर खर्चा है ये, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन कुछ नहीं है। होटल लिया, उसने पैसा दिया, अगले दिन से वो यूज़ कर रहा है अपना साइट सीइंग। लेकिन अगर आप यही फ़्लाइट उसको सुबह की दे देते हो, यहाँ से अर्ली मॉर्निंग चला वो और वहाँ पे 9-10 बजे पहुँच गया, तो 9-10 बजे पहुँचने के बाद वो थोड़ा घूम फिर सकता है, शहर घूम सकता है, उसके पास टाइम पूरा दिन है शहर देखने के लिए, तो उसको बेनिफिट हो जाता है इस चीज़ का। और उसको नंबर ऑफ़ नाइट्स जो होटल स्टे करना है वो एक कम हो जाता है उसमें। तो उससे क्लाइंट खुश हो जाता है कि आपने उसको अच्छी ऑप्शन दी। कई बार क्या होता है कि क्लाइंट को ये चीज़ पता नहीं होती और क्लाइंट कहता है जी कोई भी फ़्लाइट दे दो। तो आपको ये देखना है कि सुबह की फ़्लाइट सस्ती है या रात की। अगर उसको सिर्फ फ़्लाइट चाहिए, टाइम से मतलब नहीं है, सिर्फ प्राइस से मतलब है, तो आपको देखना है कि फ़्लाइट का टाइमिंग अलग अलग जो है उससे सस्ती हो सकती है फ़्लाइट। या फिर कई बार फ़्लाइट क्लाइंट से भी ये कहता है मुझे तो सिर्फ यहाँ सिंगापुर तक जाना है, आप कोई भी फ़्लाइट दे दो बट सस्ती होनी चाहिए। उस केस में आप ये भी देख सकते हो कि फ़्लाइट वाया फ़्लाइट तो जो रास्ते में रुक के जा रही है वो कई बार सस्ती हो जाती है। या फिर लॉन्ग स्टे के साथ फ़्लाइट, आप दिल्ली से चले सिंगापुर पहुँचे और रास्ते में ये फ़्लाइट लेट से थाई एयरवेज़ की, जैसे मैं आपको यहाँ मैप पे दिखाता हूँ, आप दिल्ली से चल रहे हो और आपने सिंगापुर जाना है, आप फ़्लाइट ले रहे हो थाई एयरवेज़ की जो थाईलैंड बैंकॉक रुक के जा रही है। वाया फ़्लाइट सस्ती मिल जाती है, लेकिन आपको ये भी ध्यान देना है कि वाया फ़्लाइट में जो यहाँ पे फ़्लाइट रुक रही है रास्ते में वो कितनी देर के लिए रुक रही है। अगर वो 1-2 घंटे के लिए रुक रही है, 4 घंटे के लिए रुक रही है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो 12 घंटे के लिए, 14 घंटे के लिए रुक रही है तो वो क्लाइंट परेशान। फ़्लाइट तो सस्ती है दिल्ली से सिंगापुर, लेकिन रास्ते में 12 घंटे थाईलैंड रुक रही है वो, तो ये बहुत परेशानी हो जाएगी क्लाइंट के लिए। तो आप ये चीज़ ध्यान दो कि फ़्लाइट कितने आवर्स रुक रही है। और इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि जिस कंट्री में वो फ़्लाइट रास्ते में रुक रही है, क्या वो कंट्री आपको अलाउ करती है उतने घंटे रुकने के लिए। कई बार कुछ कंट्रीज़ हैं वो ये कहती हैं कि अगर आप यहाँ पे इतने घंटे से ज़्यादा रुकोगे तो आपको ट्रांजिट वीज़ा लेके आना है, नहीं तो हम आपको यहीं से वापस भेज देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप दिल्ली से सिंगापुर जा रहे हो और थाईलैंड रुक के फ़्लाइट जा रही है और थाईलैंड कहता है कि अगर आप 12 घंटे से ज़्यादा रुकोगे यहाँ पे तो आपके पास थाईलैंड का वीज़ा होना चाहिए।
तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि अगर आपने 14 घंटे की फ़्लाइट ले ली और आप 14 घंटे रुकने के लिए तैयार भी हो क्योंकि आपके फ़्लाइट में पैसे बच रहे हैं, पर ये फ़्लाइट जो है आपको प्रॉब्लम करेगी। पहली बात, अगर आपको ये नहीं पता कि 12 घंटे से ज़्यादा वीज़ा लगता है तो आपको बैंकॉक से वापस दिल्ली भेज देंगे, वो आगे जाने नहीं देंगे। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान देने वाली है फ़्लाइट में। और चीज़ें जो ध्यान देने वाली ये हैं कि आप जब भी इसको बुक करते हो, ख़ास करके इंटरनेशनल फ़्लाइट, जितना टाइम आप बाद में बुक करते हो, मतलब जितना बीच में टाइम रहता है, आज की फ़्लाइट, आज आप बुक कर रहे हो कोई फ़्लाइट और आप 2 महीने बाद की बुक कर रहे हो या 1.5 महीने बाद की बुक कर रहे हो, तो हो सकता है वो फ़्लाइट थोड़े आपको सस्ते रेट में मिल जाए। फ़्लाइट का जो रेट है वो हर मिनट, हर घंटे, हर दिन चेंज होता है। तो आपको कोशिश करनी है, अगर आपके क्लाइंट ने बोला है कि जब मुझे 15 दिन बाद जाना है या 30 दिन बाद जाना है, तो आप चेक करो कि 30 दिन बाद फ़्लाइट तो आप चेक करोगे, या उसने स्पेसिफिक कर दिया जी आज 1 तारीख है, मुझे 30 तारीख को जाना है, तो आप 30 तारीख की फ़्लाइट चेक करोगे। साथ में आप 30 तारीख के आगे की भी 1-2 डेट्स चेक कर लो, या 30 तारीख से पहले भी 1-2 डेट चेक कर लो। इससे क्या होगा, कई बार फ़्लाइट का रेट चेंज हो जाता है। तो आपको शायद क्लाइंट को 30 तारीख की फ़्लाइट का रेट तो दो ही आप, साथ में उसको 1-2 दिन अगर कोई रेट कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है वो भी ऑप्शन दे दो। कम हो रहा है ऑफकोर्स वही ऑप्शन दोगे, तो उससे क्लाइंट को अगर लगेगा कि मैं 2 दिन पहले या 2 दिन बाद जा सकता हूँ, तो वो शायद वो वाली फ़्लाइट ले ले और आपके लिए वो अच्छी चीज़ है। क्लाइंट बोलेगा कि इन्होंने थोड़ी मेहनत करके हमें ये चीज़ बताई और इससे क्लाइंट को बेनिफिट हो गया। तो क्लाइंट की एक रिलायबिलिटी बढ़ती है आप लोगों की। अगर हम ये कहें कि फ़्लाइट क्या 1 साल बाद बाय करूँगा, मतलब आज मैंने जाना है, आज मान लो 1 अप्रैल है और मैं 1 दिसंबर की बुक कर रहा हूँ, तो क्या मुझे बहुत सस्ती मिल जाएगी फ़्लाइट? ऐसा नहीं होता। फ़्लाइट हमेशा जो आपकी ट्रैवल डेट है उससे 15 दिन से लेके 2 महीने के बीच में अगर ख़रीदते हो तो सस्ती होने के चांसेस ज़्यादा है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो 1 साल बाद की फ़्लाइट है या 6 महीने बाद की फ़्लाइट है, एयरलाइन को नहीं पता कि उस पर्टिकुलर फ़्लाइट के ऊपर कितने पैसेंजर आएंगे, तो वो अपना एक स्टैंडर्ड प्राइस रखती है। लेकिन जैसे जैसे ट्रैवल डेट नज़दीक आती जाती है तो एयरलाइन प्राइस को चेक करती रहती है कि अब इसका प्राइस कम हो जाना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग बुक कर चुके होते हैं उसको। अब जैसे जैसे आपकी 15-20 दिन, 2 महीने के अंदर फ़्लाइट आती गई, आपको अच्छा प्राइस मिलेगा। लेकिन अगर आप कल की, परसों की, 5 दिन, 10 दिन बाद की फ़्लाइट बुक करते हो तो शायद प्राइस उतना अच्छा ना मिले आपको। बट अगेन ये इसका कोई हार्ड एंड फास्ट फार्मूला नहीं है प्राइस चेक करने का, तो आपको हर एक ऑप्शन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ये सिर्फ हम आपको बता रहे हैं कि बेस्ड ऑन डाटा फ़्लाइट ऐसे सस्ती दिख जाती है। थैंक यू सो मच। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे विद मोर डिटेल।